नमस्कार, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं फार्माकोथेरेपिक्स का चैप्टर नंबर 2, जो कि है रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमें 2 डिसीज़ कंडीशन यहाँ पर पढ़ने थे। फर्स्ट वन इज़ द अस्थमा एंड सेकंड इज़ द सीओपीडी। तो हमने अस्थमा के बारे में पढ़ लिया और सीओपीडी ये ग्रुप ऑफ कंडीशन है, ग्रुप ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट डिसीज़ है, ऐसी कंडीशन है। तो इस कंडीशन में 2 टाइप के डिसीज आते हैं। फर्स्ट वन इज़ द क्रोनिक ब्रोंकाइटिस एंड सेकंड वन इज़ द एम्फाइसेमा। तो हमने क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के बारे में लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया और अस्थमा के बारे में भी हमने पढ़ लिया है। अगर आपने उनके लेक्चर्स नहीं देखे होंगे तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगती हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। तो आज के इस लेक्चर में सीओपीडी की सेकंड कंडीशन जो होती है, जो कि है एम्फाइसेमा, उसके बारे में हम आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो एम्फाइसेमा मतलब क्या होता है, ये किस तरीके की कंडीशन होती है, किस तरीके से डेवलप होती है, उसके बारे में हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एम्फाइसेमा, a condition in our body in which the tiny air sacs of the lungs called alveoli are damaged and enlarged causing breathlessness। तो ये एक ऐसी कंडीशन होती है, एम्फाइसेमा ये एक ऐसी कंडीशन होती है हमारी बॉडी में जिसमें जो टाइनी एयर सैक्स मतलब छोटे छोटे जो एयर सैक्स होते हैं हमारे लंग्स में, जिसको हम अल्वियोलाई बोलते हैं, ये अल्वियोलाई जो होते हैं ये एयर को एक्सचेंज करते हैं। जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो हमारे सेल्स में से एक्सचेंज करते हैं अल्वियोलाई। तो ये जो अल्वियोलाई होते हैं ये डैमेज हो जाते हैं एंड इनलार्ज हो जाते हैं। इनलार्ज मतलब इसमें स्वेलिंग आ जाती है, फूल जाते हैं, जिसकी वजह से ब्रीथलेसनेस होती है, मतलब सांस लेने में तकलीफ होती है। सांस लेने में तकलीफ क्यों होगी? क्योंकि ये जो अल्वियोलाई है ये मेन होते हैं जो हमारी एयर को एक्सचेंज करते हैं, इसीलिए हमें सांस लेने में तकलीफ होती है। तो इस तरीके से एम्फाइसेमा ये कंडीशन होती है जिसमें हमारे जो अल्वियोलाई होती है वो डैमेज हो जाती है। तो सबसे पहले एम्फाइसेमा की डेफिनेशन हम यहाँ पर देखेंगे। Emphysema is a chronic obstructive lung disease characterized by damage to the एयर सैक्स। तो एम्फाइसेमा ये क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिसीज है जिसमें हमारी जो एयर सैक्स मतलब जो हमारी अल्वियोलाई होती है वो डैमेज हो जाती है। तो इस तरीके से सिंपल सी डेफिनेशन है एम्फाइसेमा की। तो नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ एम्फाइसेमा। एम्फाइसेमा के यहाँ पर टाइप्स हम देखेंगे। यहाँ पर 4 टाइप्स हमें दिए गए हैं। सबसे पहला है सेंट्री लॉबुलर टाइप, देन नेक्स्ट है पैनासिनार टाइप, थर्ड है डिस्टल टाइप एंड फोर्थ है मिक्स टाइप। तो इनके टाइप्स के बारे में डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे सेंट्री लॉबुलर एम्फाइसेमा के बारे में। सेंट्री लॉबुलर एम्फाइसेमा मतलब क्या होता है? इट इज़ द मोस्ट कॉमनली सीन टाइप ऑफ एम्फाइसेमा। सेंट्री लॉबुलर एम्फाइसेमा ये कॉमनली पाया जाता है, मोस्ट कॉमनली देखा जाता है। सेंट्री लॉबुलर एम्फाइसेमा इन्वॉल्व द सेंट्रल पोर्शन ऑफ लंग्स। तो यहाँ पर आप नाम से ही देखिए, सेंट्री लॉबुलर मतलब सेंट्रल के जो पार्ट्स है उसमें ये इन्वॉल्व होता है। हमारे लंग का जो सेंट्रल पोर्शन होता है उसमें ये इन्वॉल्व होता है। इट अफेक्ट द रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स एंड अल्वियोलाई। तो हमारे जो सेंट्रल पार्ट में जो अल्वियोलाई होते हैं और जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं उनको ये अफेक्ट करता है। वाइल ऑल अल्वियोलाई इनसाइड द लंग्स आर नॉट अफेक्टेड। तो हमारे लंग्स के इनसाइड में जितने भी अल्वियोलाइज होते हैं वो सारे अफेक्ट नहीं होते इस कंडीशन में। दिस टाइप ऑफ एम्फाइसेमा एसोसिएटेड विथ स्मोकिंग एंड एक्सपोजर टू डस्ट एंड एडवांस एज। तो इस टाइप का एम्फाइसेमा किससे एसोसिएटेड है? स्मोकिंग से। स्मोकिंग करने की वजह से ये हो सकता है, या फिर एक्सपोजर टू डस्ट, बहुत ज़्यादा डस्ट की वजह से भी ये कंडीशन देखी जा सकती है, या फिर एडवांस एज मतलब बहुत ही ज़्यादा एज बढ़ जाने की वजह से ये कंडीशन होती है। देन नेक्स्ट है पैनासिनार एम्फाइसेमा। तो पैनासिनार एम्फाइसेमा मतलब क्या होता है? इट इन्वॉल्व्स द एंटायर अल्वियोलस यूनिफॉर्मली एंड ऑकर इन द लोअर रीजन ऑफ लंग्स। तो ये पैनासिनार एम्फाइसेमा जो है इसमें एंटायर अल्वियोलस मतलब जो सारे अल्वियोलाई है वो सारे अल्वियोलाई अफेक्ट होते हैं और ये लोअर रीजन में कॉज होता है, लोअर रीजन में ऑकर होता है हमारे लंग्स के।
इट इज़ कैरेक्टराइज बाय इनलार्जमेंट एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ अल्वियोलाई। तो यहाँ पर क्या होता है, हमारे जो अल्वियोलाई है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और साथ में एनलार्ज हो जाते हैं, फूल जाते हैं। इट इज़ कॉमनली सीन इन पर्सन विद अ जेनेटिक म्यूटेशन। तो ये जीन्स की वजह से होता है, जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से ये देखा जाता है। ऐसा पर्सन जिसके जीन्स में कुछ प्रॉब्लम है, ऐसे पर्सन में इस टाइप का एम्फाइसीमा देखा जाता है। देन नेक्स्ट है डिस्टल एम्फाइसीमा। डिस्टल एम्फाइसीमा मतलब क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स द अल्वियोलर डक्ट्स एंड सैक्स। तो अल्वियोलाई की जो डक्ट्स होती हैं और सैक्स होती हैं उनको ये अफेक्ट करता है। द रीजन अराउंड द लंग सेप्टा एंड फ्लूरा आर अफेक्टेड। तो जो रीजन्स होते हैं लंग सेप्टा मतलब हमारे लंग के पार्ट्स है। एक लंग में 3 पार्ट है और एक लंग में 2 पार्ट है। इन सेप्टा के थ्रू हमारे लंग्स में जो है वो पार्ट हुए हैं। जो सेप्टा है इनके अराउंड का जो रीजन होता है, और प्लूरा जो होती है, प्लूरा मतलब हमारे लंग की लाइनिंग होती है, ये मोस्टली इस कंडीशन में अफेक्ट होती है। तो इस तरीके से ये डिस्टल एम्फाइसेमा हो गया। देन नेक्स्ट है मिक्स्ड एम्फाइसेमा। मिक्स्ड एम्फाइसेमा में क्या होता है, इट इज़ यूजुअली ऑकर्स इन सेवरल केसेस। तो बहुत सारी केसेस में ये देखा जाता है। इट इज़ द मिक्सचर ऑफ सेंट्रीलोबुलर इन द अपर लोब, स्पेनिसिनर इन द लोअर लोब एंड डिस्टल इन द सब प्लूरल रीजन। तो यहाँ पर ये जो तीनों टाइप हमने अब तक देखा था, ये सारे यहाँ पर इंक्लूड होते हैं। मतलब यहाँ पर सेंट्रल पोर्शन सेंट्रीलोबुलर भी होता है, मतलब हमारे अपर लोब्स भी यहाँ पर अफेक्टेड होते हैं। पैनासिनर मतलब लोअर लोब्स भी यहाँ पर अफेक्टेड होते हैं, और डिस्टल इन इन सब प्लूरल रीजन। तो हमारे जो प्लूरल रीजन होते हैं वो भी यहाँ पर अफेक्ट होते हैं। तो इस तरीके से ये मिक्स्ड एम्फाइसेमा होता है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इटियोलॉजी। हमने यहाँ पर अभी टाइप्स देखे, 4 टाइप्स देखे एम्फाइसेमा के। अब हम देखेंगे इटियोलॉजी। इटियोलॉजी मतलब कॉज, ये एम्फाइसेमा किस वजह से हो सकता है वो हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहला है स्मोकिंग। स्मोकिंग करने की वजह से एम्फाइसेमा हो सकता है। देन नेक्स्ट है एयर पोल्यूशन, आपकी सराउंडिंग की एयर अगर पोल्यूटेड है तो उसकी वजह से भी एम्फाइसेमा हो सकता है। देन नेक्स्ट है एक्सपोजर टू डस्ट लॉन्ग टर्म, मतलब अगर आप लंबे समय तक डस्ट में रह रहे हैं तो उस कंडीशन में डस्ट की वजह से आपके लंग्स में इरिटेशन हो सकती है, और जिसकी वजह से एम्फाइसेमा ये कंडीशन कॉज हो सकती है। देन नेक्स्ट है जेनेटिक फैक्टर। तो जैसे कि हमने पैनासिनर एम्फाइसेमा में देखा, वहाँ पर जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से उस टाइप का अस्थमा देखा जाता है। तो जेनेटिक फैक्टर भी होते हैं जो कि एम्फाइसेमा कॉज करते हैं। देन नेक्स्ट है पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी मतलब डेवलपमेंट। तो एम्फाइसेमा हमारे बॉडी में किस तरीके से डेवलप हो रहा है वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या दिया रहेगा, इटियोलॉजी। इटियोलॉजी में कौन कौन सी हो सकती है, स्मोकिंग हो सकता है, स्मोकिंग की वजह से हमें एम्फाइसेमा हो सकता है। देन नेक्स्ट है एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन की वजह से हो सकता है। जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से हो सकता है। अब ये जो 3 चीज़ें हैं इनकी वजह से फिर क्या होता है हमारे बॉडी में, हमारी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। साथ में इन्फ्लामेटरी सेल्स रिलीज होते हैं जो कि इन्फ्लामेशन कॉज करते हैं, और प्रोटीएज एंटी प्रोटीएज इम्बैलेंस हो जाता है हमारे बॉडी में। इसकी वजह से क्या होता है, हमारे जो अल्वियोलर वॉल होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, उसका डिस्ट्रक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से एम्फाइसेमा ये कंडीशन अराइज होती है। तो इस तरीके से छोटी सी इसकी पैथोफिजियोलॉजी है, बहुत ही सिंपल सी पैथोफिजियोलॉजी है एम्फाइसेमा की। देन नेक्स्ट है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मतलब सिम्टम्स। तो सिम्टम्स किस तरीके से होते हैं एम्फाइसेमा के वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहला है डेली कफ, वर्स्ट एट अर्ली मॉर्निंग एंड देन अगेन लेट एट नाइट। तो डेली कफ, बहुत ज़्यादा कफ आता है, बहुत ज़्यादा खांसी आती है, जो कि अर्ली मॉर्निंग में बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट होता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में कफ आता है। और लेट एट नाइट मतलब रात को भी ये वर्स्ट हो जाता है। देन नेक्स्ट है म्यूकस प्रोडक्शन, बहुत ही ज़्यादा म्यूकस प्रोड्यूस होता है। वीजिंग, वीजिंग मतलब जब हम सांस लेते हैं उस टाइम में आवाज़ आती है, उसको हम बोलते हैं वीजिंग। देन नेक्स्ट है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, मतलब सांस लेने में तकलीफ होती है। और फटिग मतलब थकावट महसूस होती है। तो इस तरीके से सिम्टम्स दिखते हैं एम्फाइसेमा के। देन नेक्स्ट हम देखेंगे डायग्नोसिस। तो कुछ डायग्नोस्टिक टेस्ट्स हमें यहाँ पर दिए गए हैं। तो सबसे पहला है फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन हर डिसीज़ में किया जाता है। देन नेक्स्ट है स्पायरोमेट्री। स्पायरोमेट्री जिसमें हम लंग की कैपेसिटी देखते हैं। देन नेक्स्ट है चेस्ट एक्सरे। एक्सरे निकाला जाता है और
हमारे लंग्स की कंडीशन देखी जाती है। पल्स ऑक्सीमेट्री देखी जाती है, मतलब ऑक्सीजन की जो लेवल है वो कितनी है वो देखी जाती है। ब्लड टेस्ट किया जाता है, स्पुटम इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है ये डिटेक्ट करने के लिए। देन सीरम अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन लेवल ये चेक की जाती है, ये टेस्ट की जाती है। ये जो टेस्ट है ये इसके लिए टेस्ट की जाती है कि कोई जेनेटिक म्यूटेशन तो नहीं है, मतलब जो भी एम्फाइसीमा है वो जेनेटिक तो नहीं है, ये देखने के लिए ये टेस्ट की जाती है। तो इस तरीके से डायग्नोस्टिक टेस्ट परफॉर्म की जाती है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे ट्रीटमेंट। एम्फाइसीमा को किस तरीके से हम ट्रीट करेंगे वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, मतलब विदाउट मेडिकेशन किस तरीके से हम इस कंडीशन को ट्रीट करेंगे वो देखेंगे। तो सबसे पहला है क्विट स्मोकिंग, मतलब स्मोकिंग आपको बंद करनी है। देन नेक्स्ट है अवॉइड एक्सपोजर टू इरिटेंट्स। तो इरिटेंट्स मतलब जैसे डस्ट हो गया या फिर पोलन्स हो गए, इनकी वजह से आप इरिटेट हो सकते हो। आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में अगर पोलन्स एंटर हो गए तो उसकी वजह से आपको इरिटेशन हो सकती है। तो इसलिए आपको ऐसी जगह पर जाना अवॉइड करना है जिसकी वजह से आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम इरिटेट हो रही है। देन नेक्स्ट है रेगुलर एक्सरसाइज, आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी है। देन नेक्स्ट है अवॉइड एक्सपोजर टू कोल्ड, बहुत ही ज़्यादा ठंड हो ऐसी जगह पर आपको नहीं जाना है। देन नेक्स्ट है प्रिवेंशन ऑफ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन ना हो उसके लिए आपको प्रिवेंशंस लेने हैं, कुछ इन्फेक्शंस नहीं होने देने हैं। इसकी वजह से आपकी जो कंडीशन है वो और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। इस तरीके से नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट किया जाता है इस कंडीशन में। देन नेक्स्ट है फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। तो इस कंडीशन में कौन कौन सी मेडिसिन हम देंगे पेशेंट को वो देखेंगे। तो सबसे पहला है ब्रोंकोडायलेटर्स। ब्रोंकोडायलेटर्स मतलब ब्रोंकाइस को डायलेट करने वाली मेडिसिन। इसके एग्जांपल्स हैं आइप्राट्रोपियम एंड साल्बुटामोल। देन नेक्स्ट है इनहेल्ड स्टेरॉइड्स, तो यहाँ पर स्टेरॉइड्स भी दिए जाते हैं। इसका एग्जाम्पल है फ्लूटिकाजोन। तो फ्लूटिकाजोन ये एक मेडिसिन है जो कि एक स्टेरॉइड है, ये दी जाती है इनहेलेशन के थ्रू। देन नेक्स्ट है एंटीबायोटिक्स, अगर कोई इन्फेक्शन है उस कंडीशन में एंटीबायोटिक्स दिया जाता है, एग्जाम्पल है एमोक्सिसिलिन। देन नेक्स्ट है पेशेंट विथ अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन डिफिशियंसी रिक्वायर ट्रीटमेंट विद द ड्रग लाइक डानाजोल एंड टैमोक्सिफेन। तो कोई पर्सन है जिसमें अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन डिफिशियंसी है, मतलब जो जेनेटिक म्यूटेशन है वो ये कंडीशन है, उसमें एंटीट्रिप्सिन डिफिशियंसी होती है। तो उस कंडीशन में उस पेशेंट को ड्रग दिए जाते हैं जैसे कि डानाजोल हो गया या फिर टैमोक्सिफेन, इस तरीके से ड्रग्स उस पेशेंट को दिए जाते हैं। तो इस तरीके से मेडिसिन यूज़ की जाती है एम्फाइसीमा के लिए। देन नेक्स्ट है सर्जरी, यहाँ पर सर्जरी भी की जाती है। अगर कंडीशन बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट हुई हो तो उस कंडीशन में सर्जरी भी प्रीफर की जाती है। तो सबसे पहला है बुलेक्टॉमी। बुलेक्टॉमी मतलब हमारे लंग्स में बुलेज फॉर्म हो जाती है। बुलेज मतलब क्या होता है, जो हमारे अल्वियोलाइज होते हैं जब वो डिस्ट्रॉय होते हैं तो उनका एक ग्रूव फॉर्म हो जाता है और एक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है, उसको हम बोलते हैं बुले। तो बुलेट्स टाइप स्ट्रक्चर होते हैं हमारे लंग्स में, उनको रिमूव कर दिया जाता है हमारे लंग्स में से, तो उस सर्जरी को हम बोलते हैं बुलेक्टॉमी। देन नेक्स्ट है लंग वॉल्यूम रिडक्शन सर्जरी। तो लंग वॉल्यूम रिडक्शन सर्जरी में क्या होता है, हमारे लंग का जो साइज़ है वो रिड्यूस कर देते हैं। किस तरीके से, हमारे जो लंग टिश्यू होते हैं, जितने भी लंग टिश्यू डिस्ट्रॉय हुए हैं, जितने भी लंग टिश्यू हमारे ख़राब हुए हैं, उसको रिमूव करके जो लंग वॉल्यूम है वो रिड्यूस कर दिए जाते हैं इस टाइप की सर्जरी में। देन नेक्स्ट है लंग ट्रांसप्लांट। अगर हमारा लंग बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में ख़राब हो गया है तो उस कंडीशन में लंग ट्रांसप्लांट भी किया जाता है। तो इस तरीके से सर्जरीज की जाती है। तो इस तरीके से हमने हमारा ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ये पूरा कंप्लीट कर लिया है। एम्फाइसीमा हमारा यहाँ पर ये टॉपिक ख़त्म होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में जितने भी हमें डिसीज़ दिए थे उन सारे डिसीज़ के बारे में हमने यहाँ पर पढ़ लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम हमारे न्यू सिस्टम के बारे में देखेंगे, हमारा न्यू सिस्टम कौन सा होता है वो देखेंगे और उससे रिलेटेड डिसीज़ कंडीशन के बारे में देखेंगे। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम यहाँ पर हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। थैंक यू।